हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेड एरिया। हम मैथमेटिक्स में 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रियल नंबर्स का एक लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने रियल नंबर से संबंधित सभी नंबर्स जो 9th क्लास में थे वे सारे नंबर से रिपीट किए और उन सब के बेसिक्स और उनके डेफिनेशन क्लियर करके उस लेक्चर को समाप्त किया, जिसके अंदर पूरा हमारा नंबर सिस्टम था। इसके बाद उसमें हमने इस लेसन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा था और नेक्स्ट अब ये सेकंड पार्ट है, लेक्चर सेकंड है आपका पहले लेसन का दूसरा पार्ट है। तो इस पार्ट में हम जो है ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिक को देखेंगे। इसके यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है एक वैज्ञानिक का। उस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर दो पार्ट में बना लिया है। एक में हम उसका बेसिक समझते हैं और एक पार्ट में हम उसका स्टेटमेंट देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा था और क्यों कहा था और किसके संदर्भ में ये कहा था और किस प्रकार से उनके स्टेटमेंट का गणित में यूज किया जाता है। एक्चुअल में ये जो शब्द है यूक्लिड डिवीजन एक भाग की लंबी प्रक्रिया है। मतलब भाग की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जनरली हम बचपन से भाग करते आए हैं और भाग करना सभी को आता भी है, लेकिन यूक्लिड ने उस भाग की एक छोटी सी बारीकी को पकड़ा और उस बारीकी को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया और छोटा सा डेफिनेशन उसका बनाया। उस डेफिनेशन के बेस पर यह हमारा चैप्टर नंबर 1 डिजाइन किया गया है। नाम देखने में बहुत ही भारी लगता है यूक्लिड, लेकिन इसमें ऐसा कोई भारी भरकम कार्य नहीं है, भारी भरकम चीज नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उस छोटे से कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ जाते हैं तो ये जो लेक्चर आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेसिक क्या है। जनरली हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन का इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी भूमिका तैयार करते हैं कि इसका बेस किस पे रहने वाला है। तो इसका बेस ये है कि मान लीजिए आप भाग की प्रक्रिया जानते हैं, आपने भाग दिया, 3 का भाग आपने दिया 7 के अंदर, 3 का भाग लगाते हैं 7 में, 3 दूना 6 और बचता है यहाँ पर घटाने के बाद 1। हम एक जो है इसको कहते हैं रिमाइंडर, ये आपका शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है। ये आपका क्वोशेंट है, ये आपका डिवाइजर है और ये आपका डिविडेंट है। ये आपका पार्ट हो चुका है, एक 2 3 और 4। ये 4 चीजें आपको भाग के अंदर मिलेगी। एक चीज यहां पर और एनालिसिस करते हैं, इसको थोड़ा सा एक सेकंड भाग और ले लेता हूं मैं, एक छोटा सा भाग और लेते हैं। मान लीजिए आपने 3 का भाग 6 में दिया, 3 का भाग 6 में। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करके और 4 5 हम एक एक करके यहां पर भाग लिखते हैं। सबसे पहले ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है, ये हमारे लेसन का बेस होगा। हम सबसे पहले यहाँ 3 का भाग 6 में लगाते हैं तो 3 दूना 6 घट के यहाँ पर 0 बचता है। फिर मैं 3 का भाग लगाता हूँ 7 के अंदर, तो 3 का भाग 7 में लगाया तो 3 दूना 6 घट के बचता है 1। फिर मैंने 3 से डिवाइड किया 7 को, यहाँ पर 8 में लगाते हैं तो 3 दूना 6 बचता है यहाँ पर 2। यह आपकी तीसरी कंडीशन हो गई। और यहाँ पर 3 से मैं डिवाइड करता हूँ 9 को, तो 3 तिया 9, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0। एक रिमाइंडर यहाँ पर आपका 0 आया था, एक रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, मतलब इसे हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो रिमाइंडर 0 1 2 के बाद वापस रिमाइंडर 0 रिपीट हुआ, मतलब इसे हटा दिया। हम जो एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर करेंगे कि आपके 3 से 6 को भाग लगाने पर या 3 से 7 को भाग लगाने पर या 3 से 8 को भाग लगाने पर, इसका अर्थ है कि 3 से हाउ एनी नंबर, किसी एक नंबर को, आप किसी भी नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को यहां पर भाग लगाएंगे 3 से, तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा उसकी 3 कैटेगरी हो सकती है। या तो वो रिमाइंडर आपका 0 होगा,
या फिर वो रिमाइंडर आपका 1 होगा या वो रिमाइंडर आपका 2 होगा। तो या तो 2 होगा या 1 होगा या फिर 0 होगा, इससे अधिक वो रिमाइंडर नहीं हो सकता है। किस स्थिति में? जब आप भाग लगा रहे हैं 3 से। मैंने यहाँ पर 3 हमारा फिक्स है, यहाँ पर भी 3 लिया, यहाँ पर भी 3 लिया और यहाँ पर भी 3 लिया, लेकिन वेरिएशन हमने यहाँ कर दिया, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, 8 है। जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं वो संख्या यहाँ पर फिक्स है, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0, 1 और 2 आती है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या हम बढ़ाते हैं तो रिमाइंडर हमारा फिर से 0 आ जाता है। तो हम बात कर रहे हैं 0, 1 और 2 की। बस यही जो हमारे वैज्ञानिक थे यूक्लिड, इन्होंने यही बात को पकड़ लिया कि ऐसा क्यों होता है। इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट बनाया और एक भाग की लंबी प्रक्रिया, उससे एचसीएफ, एलसीएम और काफी सारी थ्योरम्स दे दी। और बस यही एक छोटी सी चीज है जिसको पकड़कर यही लेसन बन जाता है। तो आपको भी समझना है, इस लेसन को समझना है तो यही एक बात समझना है कि रिमाइंडर का यहाँ पर सारा प्रोग्राम सेट कर दिया गया रिमाइंडर के ऊपर आकर। तो यहाँ 3 फिक्स था, 6, 7 और 8 को हमने यहाँ भाग दिया, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। कुल मिलाकर आपको जो है 1, 2, 3 रिमाइंडर में आपको मिनिमम 0 मिला और अगर देखें मैक्सिमम आपको 2 मिला। मिनिमम आपको 0 मिला और मैक्सिमम आपको 2 मिला। मतलब ये जो आपका रिमाइंडर है वो 0 और 2 के बीच में वेरिएशन में रहेगा। मतलब वो कभी भी 3 नहीं हो सकता है, वो 3 नहीं हो सकता। जैसे ही वो 3 आप अगली जो है 2 के बाद आपको लग रहा था कि यहाँ 3 आएगा, वैसे ही वापस से 0 आ गया। मतलब आपका जो रिमाइंडर है वो 0 और 2 के बीच में, 0 और 3 के बीच में रहेगा। तो यही यूक्लिड का महत्वपूर्ण विश्लेषण था जिसके ऊपर उन्होंने थ्योरम दी। तो यहाँ पर आप समझे एक चीज कि किसी भी संख्या, अब ये बात देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं 3, कोई भी रिमाइंडर 3 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 3 होगा तो 3 से भाग चला जाएगा वापस। यहाँ पर 3 अगर यहाँ पर आ गया मान लो, तो 3 से ये पूरी तरह से कट जाएगी और जब पूरी तरह से कट जाएगी तो यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। या फिर वही प्रक्रिया 2 होगा तो 2 इससे छोटा होगा, इसलिए यहाँ भाग को रोक दिया जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर बन जाएगा 2, जैसा यहाँ पर रोक दिया मैंने, इसलिए रोक दिया भाग की प्रक्रिया को। क्योंकि हम भाग की प्रक्रिया को तब आगे बढ़ाते हैं जब आपका जो ये रिमाइंडर आया वो इससे बड़ा हो, इससे बड़ा हो तो हम भाग दे पाएंगे। 3 का पहाड़ा हमें इसी में तो पढ़ना है, 3 की टेबल हम इसी के लिए तो कहेंगे, बोलेंगे। 3 से हमने 6 के लिए बोला, 3 दूना 6, 8 से छोटा था। अब एक चीज और यहाँ पर, क्या ये हमारा जो भागफल है, क्वोशिएंट है, ये क्या माइनस में आ सकता है? क्या ये बिल्कुल माइनस में कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि हम भाग जो है 8 से बड़ी संख्या में दे ही नहीं रहे हैं, तो ये आपका माइनस आ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर कर लिया कि इस 3 से छोटा ही हमारा जो है शेषफल आने वाला है। तो इसी बेस को आगे बढ़ा के हम एनालिसिस इसका करते हैं। इसको एक बार क्लियर कर देते हैं हम, फिर इसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। आपको हर एक विश्लेषण हम इसका करते हैं। हमने 3 का भाग 7 में लगाया, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर आपको दिख जाएगा। 3 दूना 6 और यहाँ पर हमारे पास बच गया है 1। हमने अभी कहा कि ये जो 3 है आपका, ये क्या है, ये 3 क्या है और 2 क्या है। ये 3 हमारा जो है ये डिवाइजर कहलाता है, ये डिवाइजर कहलाता है, और ये आपका क्वोशिएंट कहलाता है, और ये आपका रिमाइंडर कहलाता है, और ये आपका डिविडेंड कहलाता है। तो इसका हम एक विश्लेषण करें तो आपको नंबर 1 बात जो देखने में आएगी वो ये आएगी। अब इससे पहले भी हमने जाना है कि जो R है, जो रिमाइंडर है, सबसे पहले इसको फोकस कर लेते हैं हम। R की जो वैल्यू है वो R की वैल्यू 0 हो सकती है। अभी हमने देखा था कि 0 वैल्यू आ गई थी, तो R की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर बराबर का निशान के R की वैल्यू 0 हो सकती है। उसके बाद क्या देखा था कि R की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी थी। मतलब इस जो है
डिवाइजर से हमारी 3 की आर की वैल्यू छोटी थी, मतलब आर की वैल्यू हमने अभी निकाली थी वो क्या आई थी, वही एक बार आ गई थी 0, एक बार 1 और एक बार 2, लेकिन जैसे ही हमने और संख्या को बढ़ाया वापस से 0 आ गया था। मतलब हमें यहाँ पर 3 रिमाइंडर मिल सकते हैं। यहाँ अगर 3 नंबर से भाग दे रहे हैं, 3 डिजिट से भाग दे रहे हैं, अगर 4 डिजिट से भाग देते तो हमें रिमाइंडर यहाँ पर 4 मिलते, 5 से देते भाग तो हमें यहाँ पर 5 रिमाइंडर मिल सकते थे, 6 से देते तो 6 रिमाइंडर मिल सकते। तो जितनी संख्या यहाँ जिस संख्या से हम भाग देंगे वही संख्या की क्वांटिटी में हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिलेंगे। हमने 3 से भाग दिया तो 0, 1, 2, अगर हम भाग 4 से देते तो 0, 1, 2, 3 ये हमारे रिमाइंडर हमें मिलते। 3 से देने पर हमें रिमाइंडर ये मिले, 4 से देने पर 0, 1, 2, 3 हमें रिमाइंडर मिलते। तो हमने ये एनालिसिस किया कि r की जो वैल्यू है 0 के बराबर हो सकती है और उससे बड़ी हो सकती है, क्योंकि 0 के बराबर हो सकती है आर की वैल्यू और इसके बाद आर की वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन कितनी बड़ी है, 3 से छोटी है। तो पहला हमारा एनालिसिस ये होता है कि जब हम 3 में 7 का भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है या 3 का किसी भी संख्या में, 7 में क्या, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, आपके जिसमें इच्छा हो, जिस संख्या में पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो उसके अंदर आप भाग लगाएंगे तो आपको ये पॉसिबिलिटीज बनती है कि आर की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या फिर 3 से छोटी होगी। मतलब रनिंग करेगी 0 और 3 के बीच में, उसमें 3 सम्मिलित नहीं होगा। जब भी आप 3 रिमाइंडर के लिए जाएंगे, मैंने 3 रिमाइंडर लेने के लिए बड़ा आ गए, 8 के बाद 9 में भाग लगाया तो 9 में जैसे ही भाग लगाया वापस वो रिमाइंडर हमारा 0 पे आ गया। तो यहाँ पर एक एनालिसिस ये बनता है। नंबर 2 एनालिसिस में हम आते हैं कि इसका फार्मूला हम देखें इसका, तो हम इस 7 को फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम, और ये हमने नंबर 1 में जो चीज़ देखी वो ये थी कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, ये हमने 3 के लिए देखा था। 3 क्या था हमारा, जिससे हमने भाग दिया था, जो हमारा डिवाइजर था वो 3 था। तो हम डिवाइजर के बारे में बात कर रहे हैं और रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर डिवाइजर और रिमाइंडर है। तो डिवाइजर हमारा 3 है, जो 3 हमारा डिवाइजर था उसके अगेंस्ट हमने रिमाइंडर देखे तो रिमाइंडर हमें 0, 1 और 2 मिले, मतलब 3 रिमाइंडर मिले। वो 3 रिमाइंडर या तो 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, या 1 या 2 हो सकता है, 3 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा। नंबर 2 बात, इसका जो फार्मूला है वो फार्मूला इस रूप में लिखा जा सकता है। हम फिर से इसको लिख लेते हैं कि हमने 3 का भाग दिया था 7 में, 3 दूना 6, बचा था हमारे पास 1। अगर हम इसको लिखना चाहें एक तरीके से, एक सिस्टम में लिखना चाहें कि एक लाइन में अगर लिख दें कि ये क्या है ये सब चीज़ें, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 7 बराबर 3 गुणित 2 धन 1, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। 7 बराबर 3 गुणित 2 धन 1, ये आपका हो गया यहाँ पर डिविडेंड, यह आपका डिवाइजर, ये क्वोशेंट, और ये आपका रिमाइंडर हो गया यहाँ पर। तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। यह आपका डी हो गया, ये फिर आपका डी हो गया, यह आपका क्यू होगा, और यहाँ पर यह आपका आर हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। किसी भी भाग वाली संख्या को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। मान लीजिए और एक उदाहरण देख लीजिए, 10 है, मान लीजिए इसमें आपने 4 का भाग लगाया है तो 4 दूना 8, बचता है यहाँ पर 2। तो आप इसे लिखेंगे 10 बराबर 4 गुणित 2 धन 2, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। 4 दूना 8 और 2 10, ये आपका इधर 10 आ चुका है। तो हम फार्मूले के रूप में इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमें आता है। और नहीं आता है तो आप इसे कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, आपको ये आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको फार्मूले के रूप में हमने समझ लिया कि इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि मिक्स फ्रैक्शन, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का अर्थ होता है कि हमने अभी लिखा था
3 का भाग लगाया मैंने। एक ही एग्जाम्पल को अगर हम सेट करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ होगी। 3 दूना 6, बचा यहाँ पर 1। मिक्स फ्रैक्शन का अर्थ ये है कि आप इसे और कितने वेरिएशन में लिख सकते हैं मिक्स के रूप में। हम इसे जैसे कोई संख्या को बटे के रूप में लिखा जाता है तो फ्रैक्शन के रूप में, तो फ्रैक्शन के रूप में, अनुपात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसा लिखा जा सकता है 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। इसका मतलब क्या हुआ 2 सही 1/3 का? जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसको इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है 3 दूना 6 और 1 7/3। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ था हमारा, ये लिखा था 7 में 3 का भाग लगाना है। 7 में 3 का भाग लगाना है। लिखने का तरीका ये होता है, जब भाग लगाया जाता है तो इस प्रकार से भाग लगाया जाता है। कभी कभी भाग इस प्रकार से भी लगाया जाता है कि 3 को यहाँ लिखा जाता है, 7 को यहाँ लिखा जाता है और 3 दूना 6 ऐसा करके लिख देते हैं और 1 यहाँ पर। तो ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं भाग लगाने के, लिखने के, लेकिन प्रक्रिया एक ही भाग की होती है। प्रक्रिया एक ही भाग की होती है। तो हम इसे 2 सही, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 सही 1/3 मतलब 7/3 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 क्या है? यहाँ पर 2 क्या है? यहाँ पर 2 है, मतलब ये है 2 + 1/3। ये इस प्रकार से, ये एक कंप्लीट नंबर है, ये पूर्ण संख्या है और ये आपका फ्रैक्शन है 1/3। मतलब 2 में अगर 1/3 जोड़ दिया जाए तो 7/3 हो जाता है। तो इसे मिक्स करके हम इस प्रकार से लिख देते हैं 2 सही 1/3। यह भी हमें पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन को अलग अलग कैसे किया जाए और अलग अलग कोई चीज़ है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखा जाए। तो ये आपके 3 वेरिएशन बनते हैं इस विषय को लेके। ये हमने अभी एनालिसिस किया है। मैंने यहाँ पर पर्सनली कुछ नहीं, मैंने एक एनालिसिस किया, एक भाग लगाया, सिर्फ 3 का 7 में भाग लगा के देखा कि क्या क्या हो सकता है भाग के अंदर। तो भाग के अंदर ये सभी चीज़ें हो सकती है। इस प्रकार से भाग को करने के बाद मुझे एक जो सबसे पहले चीज़ समझ में आई वो रिमाइंडर की, कि रिमाइंडर हमारा 0, 1 और 2 हो सकता है। 3 कभी भी रिमाइंडर नहीं होगा। जब हम भाग की संख्या हमारी 3 की हो, जब हमारा डिवाइजर 3 हो, तो हमें जो है कभी भी रिमाइंडर में 3 नहीं मिलेगा, 3 से छोटा ही मिलेगा। तो रिमाइंडर की वैल्यू मिनिमम 0 होगी और मैक्सिमम जो है 2 ही हो सकती है, 3 मैक्सिमम कभी भी नहीं होगा। दूसरा हमने एनालिसिस किया तो हम इसको इस प्रकार से डिजाइन करके फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा हमने इसका विश्लेषण किया तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी ऐसा लिख सकते हैं। जब इसे सॉल्व किया जाता है तो इसका गुणा इससे कर दिया जाता है और उसमें +1 कर दिया जाता है। मतलब 3 दूना 6 और 1 7। अगर ऐसा कोई लिखा है आपके पास 11 सही 2/3, तो इसे मान लीजिए आपको सॉल्व करने को कहा जाए तो आप इसे पढ़ेंगे 11 3 × 11 धन 2/3, 11 33, 33 + 2/3 मतलब 35/3। इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो आपको इससे इसको गुणा करना और इसको इसमें जोड़ देना है और बटे में आपका 3 वैसा के वैसा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं और सरल को मिक्स फ्रैक्शन के रूप में बनाने के लिए आपको उसे भाग की प्रक्रिया से गुजारना होगा। जैसे यहाँ पर आ गया 35/3। थोड़ा सा हम इसको भी डिटेल में समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूं और आपको इसका भाग लगा के बताता हूं कि किस प्रकार से भाग आ सकता है। यह आ गया आपका 35/3, 11 33। तो आपने लगाया 3 का भाग, तो यहाँ 3 एकम 3 बचा, यहाँ पर 0 उतारा 5, आपका हो गया यहाँ पर 3 एकम 3 बचा, यहाँ पर 2। तो आपने इसको लिखा यहाँ से 11 सही 2/3। इसको भूलना नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है 11 सही 2/3। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए 11 सही 2/3। इस क्रम में पढ़ते हुए इसको पढ़िए और यहाँ पर इसको लिख दीजिए। ये आपका फुल्ली सॉल्यूशन होता है इसका। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट में क्या कहा उन्होंने, तो उन्होंने कहा है कि गिवन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इसका, गिवन पॉजिटिव इंटीजर,
सबसे पहला शब्द है पॉजिटिव, मतलब धनात्मक, धनात्मक इंटीजर ए, यहाँ पर ए धनात्मक इंटीजर कहा गया है एंड बी दोनों इंटीजर। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग, मतलब जो आर है और क्यू है वो इस डेफिनेशन के हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से सेटिस्फाई होंगे ए और बी के लिए, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यह जो स्टेटमेंट है इसका उपयोग कुल मिला के ये जो एक लाइन लिखी है ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये वाली, ये इसके स्टेटमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको लेकर ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और इसमें जनरली ये कहा गया है कि इस वाले स्टेटमेंट का यूज आप जो है भाग की प्रक्रियाओं को सरल करने में, भाग की प्रक्रियाओं के सवाल करने में, कई चीज़ों के भाग विधि द्वारा हल करने में आपको यह तथ्य या यह कथन काम आएगा। तो बस जनरली इसका अर्थ यही था कि ये जो मैंने पिछला भी थोड़ा देर पहले पिछली स्लाइड में समझाया कि यह आपका जो रिमाइंडर बचता है यही इनका मूल फोकस था, मुख्य बिंदु था इस स्टेटमेंट का, और इसी के आधार पर इन्होंने कहा है कि ए और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर है जो कि आर और क्यू के लिए सेटिस्फेक्शन का कार्य यहाँ पर करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि ए कोई इंटीजर है और बी कोई इंटीजर है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर। ए को जब बी से भाग लगाया, हमने अभी 3 को 7 से भाग लगाया था, यहाँ पर ए को बी से भाग लगाया, तो क्या क्या हो सकता है, ए से जब बी को भाग लगाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। अभी हमने जस्ट पहले देखा कि 3 को 7 से भाग लगाने पे क्या क्या हो सकता है, वैसा ही यहाँ पर ए से बी को भाग लगाने पे क्या क्या हो सकता है। पहली स्थिति ये बन सकती है कि आर जो है आपका 0 आ जाए, आर क्या है यहाँ पर 0 आ जाए। अच्छा, एक चीज और है कि ए से बी को भाग लगाने के बाद, ए से बी को भाग लगाया, मान लीजिए हमने बी से भाग ए को लगाया, तो यहाँ पर आपको एक मिलेगा क्यू और यहाँ पर कोई संख्या और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिमाइंडर। जब इसे हम फार्मूले के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यह आपका डिवाइजर ए बराबर बी का गुणा क्यू से, बी इंटू क्यू और रिमाइंडर उसके प्लस में। ये हम पिछले में देख चुके हैं कि इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, तो ए से बी को जब हम भाग लगाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो ए से बी को भाग लगाने के बाद में, एक पॉसिबिलिटी ये हो कि आर की वैल्यू 0 आ जाए। जब हमने 3 से 7 को भाग लगाया था उस समय हमें आर की वैल्यू में 0, 1 और 2 मिला था। ऐसे ही यहाँ पर बी से भाग लगाने पर हमें मान लो आर की वैल्यू 0 मिलती है, आर हमारा 0 है। इसका अर्थ है कि ए में बी का पूरा भाग चला गया, तभी तो आर की वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगी। आर मतलब रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। 0 रिमाइंडर तब बचता है जब हम किसी भी संख्या को भाग लगाते हैं और भाग पूरा चला जाता है। उस कंडीशन में अगर इसके अंदर आर की वैल्यू में 0 रखूं तो यहाँ हो जाता है ए बराबर बी क्यू। तो ये स्थिति नंबर 1 निर्मित हो सकती है और इस स्थिति को हम कह सकते हैं कि पूर्ण भाग जा रहा है, मतलब ए जो है इंटीजर आपका और बी इंटीजर है, कंप्लीट आपस में डिवाइड हो गए हैं। इसके बाद इसमें रिमाइंडर कुछ भी शेष नहीं बचता है। और नंबर 2 अगर हम देखें तो दूसरी कंडीशन हो सकती है कि रिमाइंडर बचे। उस कंडीशन में हम इसे लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसकी जो दोनों कंडीशन है इसकी सिचुएशन होगी कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू बी। ये वाली सिचुएशन होगी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो बी से छोटा होगा और 0 से बराबर या बड़ा होगा। अभी हमने फिर से रिपीट कर लेते हैं, इस बी की जगह हमने यहाँ पर थोड़ा सा पेन चेंज करके आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि यहाँ पर 3 का भाग 7 में लगाया था तो 3 दूना 6 बचा था 1। तो ये जो है 3 यहाँ पर कार्य कर रहा है
बी का, ये बी की काम कर रहा है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो रिमाइंडर है वो 3 वेरिएशन में हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। 3 कभी भी नहीं होगा, 3 से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर जब हम b से भाग लगा रहे हैं, b से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि b से r की वैल्यू छोटी होगी और 0 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। मतलब इसके अंदर b वेरिएशन हो सकते हैं r के जो टाइप है, क्योंकि b एक पॉजिटिव इंटीजर है, 2 3 4 5 कोई संख्या है, उतने ही वेरिएशन में आपको r की वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होती है। मतलब यहाँ पर ये 2 तर्क निकल कर आते हैं, या तो r 0 होगा या फिर r की कोई वैल्यू होगी। जब r 0 होगा तो a बराबर bq हो जाएगा, और जब r की वैल्यू यहाँ पर कुछ होगी, रिमाइंडर आएगा, तो इस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं, प्लस में r आएगा। तो ये हमारा वो फार्मूला था। उस फार्मूले को इन्होंने a बटे b की फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया है। आप इस फार्मूले को एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि यही फार्मूला इस लेसन की जान है। अगर कहें तो यही फार्मूला, फिर से इसे हम रिपीट कर लेते हैं। रिपीट करके a बटे b मतलब a में b का भाग लगाना है। मतलब यहाँ पर b का भाग a में लगाया तो हमें कोई संख्या भागफल के रूप में q मिलेगी, क्वोशेंट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर प्रक्रिया से गुजरने के बाद आपको r मिलेगा। और इस r की जो वेरिएशन होगी, या पहले तो इसे जमा लेते हैं फार्मूले के रूप में। फार्मूले के रूप में अगर लिखते हैं इसे हम, तो इसे लिख सकते हैं b इंटू क्यू, इसे लिख सकते हैं b इंटू क्यू प्लस r। जब इतना करेंगे तो हमें ये a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा वो फार्मूला है जो भाग का फार्मूला हमने पिछले स्लाइड में देखा था, अभी 5 मिनट पहले ही देखा है। वो फार्मूला कैसे बनाया था, वो ऐसे ही बनाया था, लेकिन यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है। यहाँ पर a b और q r के रूप में लिखा जा रहा है। तो हम जब यहाँ पर a और b को पॉजिटिव इंटीजर मान के चल रहे हैं, तो हमने जो फार्मूला डिजाइन किया वो a b और q और r के रूप में कर लिया। तो इस प्रकार से आपको जो है r की समझ आनी चाहिए कि r कैसे फाइंड होता है। तो चलिए, ये हमारा इसका स्टेटमेंट था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और इसको जनरली आपको अगर लिखने को आ जाए तो इतने ही शब्दों में आप इसे लिखिए, इससे न ज़्यादा लिखना है, इससे कम लिखना है। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी आपके पॉजिटिव इंटीजर है और इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करते हैं। तो बस आपको बस इतना सा ही लिखना है। इसके बाद मैथमेटिक्स में थोड़ी सी ऊंचाइयां और आ चुकी है। कभी कभी आपको आज नहीं तो कल ये चीज़ टकराएगी, आप इसे आज ही क्लियर कर लीजिए। क्या है नया? नया ये है कि अगर मान लो कोई संख्या हमने मानी थी अभी कि a और b की 2 स्थिति हो सकती है, कि एक स्थिति में यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिले और एक स्थिति में रिमाइंडर ना मिले। तो ये आजकल एक सिंबल के रूप में भी लिखा जाने लगा है। इस प्रकार से लिखा जाने लगा है कि b a, इस प्रकार से लिखा जाने लगा b अपॉन a। मतलब आपको जो भाग देने वाली संख्या है उसे आपको पहले लिखना है, और a को जिसके अंदर भाग जाएगा उसे बाद में लिखना। आपका डिविडेंड इधर आएगा और डिवाइजर इधर आएगा। तो आपको यहाँ पर b और यहाँ पर a लिखना। आप समझ गए होंगे इसको मैंने ऐसा लिखा है। इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग है, ये सिंबल है कि यहाँ पर r इक्वल टू 0 होना है। r की वैल्यू यहाँ पर 0 है, मतलब r यहाँ पर रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। इसका अर्थ है कि a जो है b से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। और दूसरी स्थिति है कि आप इसे ऐसा लिखेंगे, b एक बड़ा क्रॉस का निशान और a। अगर ये लिखा है, इसका मतलब कि r की कोई वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड होगी। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो आपकी b के उतनी ही होगी, जितनी b की संख्या है उतनी ही रिमाइंडर की वैल्यू होगी। अगर b 3 है तो यहाँ पर रिमाइंडर 0, 1 और 2 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से उतने ही टाइप के आपको रिमाइंडर यहाँ पर मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये गणित का थोड़ा सा हायर लेवल यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 समाप्त हुआ, जिसके अंदर आज हमने यूक्लिड
जो थ्योरम है उसका बेस और उसका स्टेटमेंट दोनों देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पार्ट 3 के अंदर हम इसके जो क्वेश्चन है वो बनाएंगे, और जिनका बेस जनरली यही होना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पर इसमें नहीं है, सिर्फ इसने रिमाइंडर ए बी और क्यू के बीच ही सारी बातों को रखा है, जो हमने बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा है यहाँ पर। अब हम इसके आधार पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के लेक्चर्स के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो बहुत अच्छा लगा